इतनी देर में तो मैं अपने बच्चों को तैयार कर दूंगी, टिफिन बना दूंगी, लंच तैयार कर लूंगी या कुछ और कर लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो काम है डेली रूटीन में करने वाले, इनका टाइम फिक्स करना चाहिए। मीन्स टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। करना तो करना ही है काम, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करना है, हर कोई करता है। हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे या कुछ इस तरीके के थॉट्स को अपने आसपास भी स्प्रेड करेंगे जो कि पॉजिटिविटी लाएं। तो इसके लिए हमने मेडिटेशन से ही शुरुआत करनी है। मेडिटेशन के कई सारे तरीके हैं। एक जो इजीएस्ट वे इसमें होता है डिप्रेशन में, वो होता है माइंडफुलनेस का। अपने को समय देना सबसे बड़ा उपहार है अपने लिए। तो लेकिन तब भी माइग्रेन में कई सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हैं, टैबलेट्स दी गई हैं। जैसे कि ब्राह्मी वटी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। 2 टैबलेट वीडी ली जाए अगर ये, और एक सिफाग्रेन आती है, सिफाग्रेन भी हम 2 वीडी ले सकते हैं इसमें। शंख पुष्पी वैसे भी अच्छी होती है, काफी रिजुविनेशन करती है, या हिमालय की जेरी पोर्ट आती हैं। तो इस तरीके की मेडिसिन हम माइग्रेन में ले सकते हैं। यामिनी जी स्वागत है आपका। ओम सभी को ओम। ज्योति जी आपने बहुत अच्छा कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीपचंद्र जी का विशेष धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम जुड़े हुए। आज का लिंक उन्होंने ही दिया है। डॉक्टर यामिनी जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जीवन जी का और सौमिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज हम डॉक्टर यामिनी जी से मिल रहे हैं। सौमिका जी की सिस्टर हैं डॉक्टर यामिनी जी। अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर यामिनी जी का परिचय करवाएं हम सबको। धन्यवाद, स्वागत है आपका डॉक्टर यामिनी जी। अनिल जी, डॉक्टर यामिनी जी का स्वागत है। और बताया ही कि जीवन जी और सौमिका जी के परिवार से हैं आप, और आप दूसरी बार हमारे बीच में आ रही हैं। आप आयुर्वेद की विशेषज्ञ हैं, एमएस हैं मोरारजी देसाई योग संस्थान मुजफ्फरपुर में। और पिछली बार आपने आंखों का विषय लिया था, आंखों के रोगों के बारे में, और इस बार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आप हमारे बीच में ले रही हैं, जो कि मनोरोग है। और मनोरोग में कैसे योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और आज के समय में मनोरोग एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। पहले पता भी नहीं चलता था, लोग मनोरोग से ग्रस्त हो रहे हैं। मेंटल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में आज के जो लेक्चर है उसका विशेष महत्व है, और मैं उनका कहूँ कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे बीच में है। हम सब उनका स्वागत करते हैं। जब वो बोल रही होंगी तो आमतौर पर हम अपना प्राणायाम करते रहे, परंतु साथ ही आप डायरी और पेन भी ले सकते हैं, जिससे कोई पॉइंट्स हो, जैसे वो विशेष बताएं तो आपको लिख भी सकें, जो आपके काम में आ सके। किसी दवाई का नाम बताते हैं, तो इसलिए हम सब लोग पूरी एकाग्रता के साथ उनको सुनेंगे। मैं पुनः एक बार डॉक्टर यामिनी जी का इसमें स्वागत करता हूँ कार्यक्रम। जी यामिनी, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार, म्यूट है आप। जी, और जी सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का फिर से धन्यवाद मुझे दोबारा यहाँ पे बुलाने के लिए। शायद आपका अभी फेस वो ठीक नहीं आ रहा, कैमरा आपको कुछ करना पड़ेगा। कैमरा अभी आपका ना सीधा नहीं दिखा रहा है। हाँ, अब हुआ? जी जी जी, अब हो गया। जी जी शुक्रिया। जी, तो आज का हमारा विषय मनोरोग पे रहेगा, क्योंकि मनोरोग भी आज के टाइम में जो है बिल्कुल एक सामान्य समस्या बन चुका है। इसके बारे में कई सारे मिथ भी है लोगों को कि मनोरोग हम कहते किसे हैं, और अगर मनोरोग है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। क्या एक ही लक्षण है या बहुत सारे हैं, या जो हमने मिथ बनाए हुए हैं कि इसको हम क्या एग्जैक्ट बोलेंगे, क्या इसे एंजाइटी कहेंगे, घबराहट जिसे हम बोलते हैं, या इसे पागलपन कहेंगे,
या कोई सिंपल सी ऐसी चीज जो मन को उदास कर दे रही है, उसको हम मनोरोग कहेंगे। तो मनोरोग अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। आज की डेट में हर साल लगभग जो है 10 मिलियन लोग लगभग इससे प्रभावित होते हैं। और जो हमें देखा गया है पूरे वर्ल्ड में 36% जो है मनोरोग से जो ग्रसित हैं वो केवल हमारे देश में अब मिलने को हो रहे हैं। और इसमें भी जो देखा जाए तो लगभग 1 लाख पीपल या पेशेंट आप ऐसे कहें जो है जो सुसाइडल टेंडेंसी भी रखते हैं और करते भी हैं। तो आजकल ये ज्यादा कॉमन हो चुका है। पहले थोड़ा कम देखने को मिलता था क्योंकि हर जनरेशन में तो ये नहीं मिलता, लेकिन आजकल यंग जनरेशन में इवन बच्चों को भी ये इफेक्ट कर रहा है और काफी हद तक कर भी चुका है। तो समझते हैं पहले क्या है मनोरोग, या इसको हम एग्जैक्ट क्या बोलेंगे। तो अगर मैं अपने सिंपल डेफिनेशन दूं तो हैप्पीनेस का चले जाना, अब चाहे वो किसी भी कारण से हो, उसको हम मनोरोग में रखते हैं। अब हैप्पीनेस क्यों जाती है, देखिए इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे ब्रेन में कई सारे केमिकल हर समय बन रहे होते हैं। वो हमारी कई सारी ग्लैंड्स हैं ब्रेन के अंदर जिसके अंदर बनते हैं, जैसे कि जिन्हें हम बोलते हैं, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा बट शॉर्ट में मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगी। जैसे सेरोटोनिन एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल होते हैं। इसकी अगर कमी हो जाए, इसका ड्रॉप हो जाए हमारे ब्रेन के अंदर, या फिर एक ट्रिप्टोफेन है हमारा, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इस तरीके के कई सारे केमिकल्स हैं जिनकी कमी हमारे ब्रेन में हो जाती है मस्तिष्क के अंदर, तो जिससे मनोरोग से ग्रसित होता है कोई भी। लेकिन अगर कुछ भी ना मिले तभी भी आप देख रहे हैं कि किसी ना किसी लक्षण का शिकार होता है रोगी, तो उसको भी बोला जाता है मनोरोग या फिर अवसाद या विषाद या डिप्रेशन। तो वो किस कारण से होता है, वो बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। हो सकता है जेनेटिक्स में ही हमारे जो क्रोमोसोम हमारे माता पिता से या हमारे बाकी फोर फादर से जो हमारे अंदर आ रहे हैं उसमें भी कुछ मनोरोगों के कारण दिए गए हों और वो हमको धीरे धीरे ग्रसित करते हों। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये हमें मनोरोग के अंदर ही मिलते हैं। अब समझना जरूरी है कि ये किन कारणों से या हमें क्या लक्षणों को दिखाएगा। तो हो सकता है कई बार पेशेंट को स्ट्रेस दिख रहा हो, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें विदाउट स्ट्रेस पेशेंट दिख रहा होता है। अब मैं मीन्स इसके सिम्टम बताऊंगी जो कि होने ही होने चाहिए कुछ पेशेंट में। जैसे कि 9 लगभग इसके सिम्टम्स होते हैं। 9 में भी अगर 2 पिक्यूलियर सिम्टम हो तो हम कहेंगे कि ये जो है अब ये मनोरोग ग्रसित हो चुका है व्यक्ति। तो इसमें पहला जो आता है वो होता है सैडनेस ऑफ मूड। दूसरा हमारा आता है एनीडाइनिया। इसको हम सैडनेस ऑफ मूड को देखिए कई तरीकों से हम आइडिया लगा सकते हैं। सैडनेस ऑफ मूड का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स और डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस। तो डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस में देखिए क्या चीजें आती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह उठ के, जैसे डेली रूटीन में होता ही है कि न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है या वॉक करना पसंद कर रहा है, कहीं ड्राइव पे जाना पसंद कर रहा है, चाय पीना पसंद करता है, या आप देखते होंगे लाफिंग थेरेपी के चलते कई लोग सुबह सुबह अपने मित्रों से मिलना पसंद कर रहे हैं और बातें करना पसंद होता है लोगों को। लेकिन सडन उन चीजों में चेंजेस आने लग जाए, न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, या कोई चीज सुबह जो वो चाय जैसे लेते थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रही है, तो ये सारी इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं धीरे धीरे। अब ये भी कई तरीके के होते हैं, इनको बोलते हैं परसिस्टेंट और परवेजिव। तो परसिस्टेंट और परवेजिव का मीन्स हम ले सकते हैं कि लगातार जो उदासी बनी रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसे कॉज मिल भी रहे हैं जिनके कारण से हमें उदासी हो रही है, लेकिन ये उदासी किसी खुशी के मिलने पर भी बनी रहे, या ये उदासी यूं कहें किसी पोस्ट ट्रॉमा हमारे दिमाग में हुआ उसके चलते ये फ्यूचर के लिए भी बन गया, ये थॉट्स आने लग जाए कि भाई आने वाले समय में भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के परसिस्टेंट और परवेसिव होते हैं। तो ये सैडनेस ऑफ मूड के अंदर आएगा, या थॉट्स में कुछ इस तरीके के चेंजेस हमारे आगे कि हमारे निगेटिव थॉट्स ने हमें भर दिया हो हर समय के लिए। जैसे हमें लग रहा है कि कोई हमारा अच्छा भी चाह रहा है तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, अब ये चीज तो अच्छी नहीं होने वाली है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये समझिए कि आत्मविश्वास की कमी भी हो जाना भी इसी डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा या थॉट्स के अंदर आ जाएगा। लास्ट हमारा एक डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन जिसे हम बोलते हैं। तो परसेप्शन में
देखिए कई सारी चीजें होती हैं। परसेप्ट करना मीन्स किसी भी तरीके के हेल्यूसिनेशन को लेना, या यूं कहें जो चीज नहीं हो रही है उसके बारे में भी सोचना। जैसे हमें लगे कि हमें कोई मारने वाला है, या हमें किसी पे डाउट हो जाए, अपने ही घर के लोगों पे बिना किसी कारण से हमें डाउट हो जाए। जैसे फैमिली मेंबर्स पे हम डाउट करते हैं, कई बार अपने बच्चों का डाउट करते हैं, अपने पार्टनर पे डाउट करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सब चीजें हेल्यूसिनेशन या फिर परसेप्शन में आती हैं। इसी की एक टाइप डेल्यूजन भी है, मतलब जो चीज नहीं हो रही है। जैसे हमें लग रहा है कि अभी हमारे अंदर से कोई इंसेक्ट बाइट हो रहा है, या फिर कोई स्नेक हमारे ऊपर चल रहा है, तो इस तरीके की चीजें भी इस परसेप्शन में आती हैं। बाकी दूसरा जो इसका सिम्टम होता है उसे कहते हैं एनीडोनिया। तो ये चीज ऐसी होती है कि किसी भी चीज का इंटरेस्ट खत्म हो जाना, हमें मतलब खुशी मिल ही नहीं रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं हमें खुशी मिलती ही नहीं है। चाहे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, या किसी लेडी को समझिए कुछ खाना बनाना पसंद था, किसी को खाना बना के देना पसंद था, किसी जेंट्स को अपने घर वालों के लिए कुछ करना पसंद था, वो सब उसे पसंद ही ना हो, तो ये भी सब जो है एनीडोनिया के अंदर ही आता है। ये समझ लीजिए लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का खत्म हो जाना ही, ये इसके 2 पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं। इसके अलावा भी कुछ 7 सिम्टम्स और हैं, जैसे कि गिल्टीनेस बोल सकते हैं, हर चीज के लिए अपने को दोषी देना, कि कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए देश में ही कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी अपने को दोषी मानना कि जो भी हो रहा है इसका कारण नहीं हूँ। दूसरा हम ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, लगभग हर किसी में ही ये चीज तो होती है कि कॉन्सेंट्रेशन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट है इसमें लगभग ये 15 से 20 मिनट में, या यूं कहें 5 से 10 मिनट में बार बार इसका कॉन्सेंट्रेशन टूटता रहता है, या इस हद तक इसको एंजाइटी हो जाएगी कि इसे कुछ काम करने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है मान लीजिए, या कोई प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, तो वो भी ये छोड़ देगा, ये कर ही नहीं पाएगा। चाहे इसको ट्रेमर्स आ रहे हो, ये कांप रहा हो, या इसको स्वेटिंग हो रही हो, लेकिन ये काम को उसको कर ही नहीं पाएगा। तीसरा, इसमें वीकनेस हो जाती है। वीकनेस या फिर यूं कहें टायर्डनेस, या इसको साइकोमोटर एक्टिविटी का लॉस होना भी बोलते हैं। किसी भी काम को करने में उसको मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा बस मैं थका हुआ हूँ। थका हुआ वो इसलिए भी होता है क्योंकि इसका एक सिम्टम होता है स्लीप का ना होना, या स्लीप होगी भी तो पेशेंट यूं समझता है कि मुझे तो नींद आई नहीं है, क्योंकि वो रिफ्रेश फील ही नहीं कर रहा होता है। तो इन कारणों से उसके अंदर टायर्डनेस आती है, या मसल वीकनिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसके माइंड को सेंसेस जो पहुंच रहे होते हैं कि इसको तो लिथार्जीनेस है, इसको कोई काम करने की इसके अंदर क्षमता ही नहीं रह गई, तो इस तरीके के सिम्टम भी आते हैं। एक मैंने आपको बोला स्लीप, तो स्लीप या तो मोर होगी या तो लेस होगी, बट 70% केसेस में लेस ही होती है, उसको नींद आनी ही कम हो जाती है, या फिर इस तरीके की नींद आएगी जो बार बार खुलती रहती है, 3 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई, तो ये भी एक इसका पैटर्न है। दूसरा, एक बहुत ही पिक्यूलियर इसका सिम्टम है, उसे बोलते हैं अर्ली अवेकनिंग मॉर्निंग। इसका मतलब है कि मान लो जितने बजे भी पेशेंट उठ रहा है सुबह, जो उसका नॉर्मल रूटीन होता है, मान लीजिए वो 7 बजे उठता है तो वो 5 बजे उठने लग जाएगा, या 5 बजे उठ रहा है तो वो 3 बजे से ही उसकी नींद खुलेगी और कुछ ना कुछ वो काम करने लग जाएगा, अंदर डिस्टर्बेंस कर रहा होगा घर वालों को, तो घर के लोगों को तो लगता है कि हमें परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको समझिए कि ये सब उसके दिमाग से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। लास्ट में जो सबसे हमारा लास्ट सिम्टम देखने को मिलता है, तो बहुत ही क्रॉनिक केस में होगा, ये सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। इसमें हमारे जो ट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में जाने वाले, जो यूं कहें एक बिजली का तार सा होता है हमारे दिमाग में, जो हर समय जल रहा है, जिसमें से कुछ न कुछ लिक्विड हमारा निकल रहा है, तो इनकी कमी का हो जाना। तो इन कमी से जो सबसे बुरा सिम्टम जिसे हम कह सकते हैं वो होता है सुसाइडल टेंडेंसी। तो सुसाइडल टेंडेंसी या कोशिश करे या उसके तरीके ढूंढे कि किस तरीके से मैं अपने आप को खत्म कर लूं, या किस तरीके से मैं अपने को हार्म पहुंचाऊं, या सुसाइड वो कर ही ले। डिप्रेशन के कई हम सिम्टम इस तरीके के देखते हैं कि सुसाइड कर भी लेता है पेशेंट। तो ये सारे मनोरोगों के अंदर आएंगे, इसको समझना जरूरी है किसी भी पेशेंट के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल थिंक कर रहे होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं वो ओवर थिंक कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा वो सोच लेते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता है ये छोटा सा पॉइंट है बहुत बड़ा। तो इसे भी हम कहेंगे निगेटिव थॉट्स। आपको मालूम ही है मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, एकदम तो कोई हंस रहा होता है और उसी समय वो बिल्कुल एक्सेसिव क्राइम करने लग जाएगा, ये भी इसके लक्षण हो जाएंगे। या कई तरीके के, देखिए एक आपने स्किज़ोफ्रेनिया सुना होगा, या स्किज़ोफ्रेनिया जिसे बोलते हैं,
तो इसमें भी हेलुसिनेशन ही होते हैं, हर टाइम डाउट होता है कि मुझे कोई मेरा मर्डर करने आ रहा है या इस तरीके की चीजें। तो इन सभी को हम जो है मनोरोगों के अंदर लेते हैं। अब किसी का हमें पता लग जाता है स्ट्रेस के कारणों से, जैसे स्ट्रेस उसका दिख रहा है, या किसी का हमें नहीं पता लगता है, उसको विदाउट स्ट्रेस होता है, लेकिन हम पता लगा लेंगे क्योंकि उसे फटीग होगा, हर समय वो थका हुआ महसूस करेगा अपने आप को, कोई काम करने का उसका मन नहीं करेगा। तो जब हम ये सारे सिम्टम्स चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो है हमारा मनोरोग है, कहीं ना कहीं से इसको कोई दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे तरीके होते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल है जो कि हमारे पेरेंटल कॉज से आ रहा है। दूसरा, कोई इस तरीके के ट्रॉमा किसी को हो गए, पास्ट में हुए, लेकिन उसको वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। उसे ये है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, ये मुझे छोड़ के चला गया, या कुछ। देखिए, आर्मी में भी अगर जब रिसर्च करी गई तो पता लगा कि आर्मी मैन को भी ये दिक्कत होती है। कोई किसी कंट्री का मान लो वॉर होने वाला हो, तो उनकी जब ब्रेन मैपिंग की गई या उनके सिम्टम्स देखे गए तो भी पता लगा कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक सोशल डिसऑर्डर होते हैं, या स्ट्रेस डिसऑर्डर जिन्हें बोला गया, PTSD, इस तरीके के डिसऑर्डर उनमें भी मिले। तो उनको भी चेक किया गया। उनको ठीक करने के तरीके में किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो लास्ट में जो समझ आया, जिससे कि हमने कुछ टेस्ट भी करवाए, उसमें तो पता लगा कि उनके ब्रेन का साइज ही थोड़ा छोटा हो गया है। कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ साइज की प्रॉब्लम मिली, बट उसका जो एक रिजल्ट जो हमें ठीक करने का तरीका मिला वो मेडिटेशन ही था। तो मेडिटेशन के बाद जब उसकी रिसर्च करी गई उस ब्रेन की, तो पता लगा कि कुछ पार्ट होते हैं, जैसे एमिगडाला है, कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, तो इसके साइज में फिर नॉर्मल शेप आना शुरू हुआ। तो देखा गया जो इसका बिल्कुल इजी वे होता है कराने का, मेडिटेशन होता है, या उसकी जो थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाता है वो मेडिटेशन के थ्रू ही किया जाता है। स्टार्टिंग की जो चीज बताई गई है, तो इन्हें रिएक्टिव डिप्रेशन में रखा गया है, मतलब जो हम अपने तरीके से ठीक कर सकें बहुत जल्दी, तो उसको मेडिटेशन में रखा गया, वो रिएक्टिव डिप्रेशन में आ जाता है। अब बात करते हैं, देखिए कई ऐसे भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं जिन्हें बॉडी में पेन मिलता है। तो पेन का कारण क्या हो सकता है, ये भी देखा गया। तो एक हमारा दूसरा केमिकल होता है डोपामिन, ठीक है। तो डोपामिन भी जो है कहीं ना कहीं पेन कॉजिंग होता है, तो उसकी भी कमी साथ में सेरोटोनिन के हो रही होती है। तो ये सब कारण जो है अवसाद की ओर ही ले जाते हैं। इसमें मन का हर समय दुखी रहना, अंदर अपने को कमरे में बंद कर लेना, खाना ना खाना, बिल्कुल ही भूख ना लगे उसे, या कई कंडीशन में भूख ज्यादा लगती है तो उस भूख को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग, क्योंकि शुगर की इंटेक बढ़ानी होती है पेशेंट को, क्योंकि एनर्जी लेवल कम है उसका, तो वो कहीं ना कहीं से शुगर इंटेक करता है। तो इस कंडीशन को एपेटाइट इंक्रीजिंग रेट भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं पेशेंट जो है खाने की चीजें भूखता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही उसका खाना पीना भी बंद हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था कि किस तरीके से हम इसको कम करेंगे या इसको धीरे धीरे कैसे खत्म किया जाए। तो देखिए, 2 तरीकों से चेंज किया जाता है इन चीजों को, या तो मेडिटेशन पे जाएं, या तो इसकी काउंसलिंग करवाएं, या फिर मेडिकेशन पे जाएं, या फिर हम किसी ऐसे माहौल को ही चेंज कर दें जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह निगेटिविटी भरी हुई है, चाहे अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाएं, चाहे शाम को उठें। तो इसका जो तरीका एक पैटर्न में है वो इस तरीके का है। देखिए, आयुर्वेद को अगर हम लेते हैं तो आयुर्वेद में तो 3 हमारे मेन जो है गुण बताए गए हैं। इसी में हमारा एक दोष भी होता है, उसे कहते हैं तम। तो जो हमारे सत्व रज तम होते हैं, इनका इक्विलिब्रियम बने रहना या इनकी साम्य अवस्था बने रहना ही जो है किसी भी दोष को ना करने का सबसे पहला उपाय है। तो सात्विक कैसे बनेगा कोई, जब सत्व को हम नॉर्मल करने की कोशिश करें। सत्व हमारे नॉर्मल कैसे होगा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही एक पॉजिटिविटी को लेने वाली बात होती है, क्योंकि इस समय हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे 9 हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहे हैं, 8 होते हैं हमारे जो पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहे हैं, और एक हमारा जो ऐसा है जो कि पीनियल बॉडी से सीक्रेट होता है, सेरोटोनिन जिसे हम बोलते हैं, जो मेन हमारा मनोरोग का कॉजिंग है। तो अगर हम इस टाइम उठेंगे
तो इनको जो हम खिला रहे हैं डेली पर मिनट हम इसे जो दे रहे हैं वही ये ले रहा है और यही अपनी थॉट प्रोसेसिंग में डाल रहा है इस चीज को। तो हमारा जो स्लीप पैटर्न होना चाहिए कि समय से सोना, समय से उठना, यही हमारी फर्स्ट सात्विक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण हमारे दोष जो है साम्यावस्था में रहेंगे और गुणों की वृद्धि होगी। दूसरा होता है एक्सरसाइज, जो आप लोगों से बेहतर तो शायद नहीं पता होगा मुझे भी। तो एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, सर्कुलेशन हर समय बढ़ता रहता है और वो हमारे ब्रेन को देगा और ब्रेन को बॉडी के हर एक टिश्यू लेवल से मैसेज मिलते रहते हैं। जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, पेन के रिसेप्टर हों, चाहे किसी हैप्पीनेस के रिसेप्टर हों, सैडनेस के रिसेप्टर हों, वो धीरे धीरे किसी भी सर्कुलेशन के थ्रू हमारे ब्रेन को मिलते रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा है देखिए मेडिटेशन। तो मेडिटेशन पे फोकस आज की दुनिया में हर कोई कर रहा है, आने वाले टाइम में और ज्यादा करेगा क्योंकि इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। ले देके हम लास्ट में यही सोचते हैं कि हैप्पीनेस है कहाँ। एक एज के बाद या आजकल तो बहुत जल्दी भी लोगों को पता लग जा रहा है कि जो हैप्पीनेस है वो ले देके हमें शांति में ही मिलनी है या ऊपर वाले से कनेक्ट करो तो ही मिलनी है। तो ये चीजें भी हमें मेडिटेशन से ही मिलती है। मेडिटेशन बेसिकली मेडिटरी एक इटालिक वर्ड है, वहां से मिलके बना हुआ है, जैसे कि हम कहते हैं टू हील। तो हमें हील क्या करना है, हमें हील इसमें करना है जो हमारे पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई कॉज हुए या रिसेंट टाइम में जो हमारे कोई ऐसा दुख घटा जिसने हमारे दिमाग को तोड़ दिया। तो हमें इन चीजों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, हमें अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव तब हम बना पाएंगे जब हम पिछली चीजों को छोड़ देंगे अपने पास से। हम ये छोड़ देंगे कि फ्यूचर में मेरा कुछ नहीं होना है, हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे या कुछ इस तरीके के थॉट्स को अपने आसपास भी स्प्रेड करेंगे जो कि पॉजिटिविटी लाएं। तो इसके लिए हमने मेडिटेशन से ही शुरुआत करनी है। मेडिटेशन के कई सारे तरीके हैं। एक जो इजीएस्ट वे इसमें होता है डिप्रेशन में, वो होता है माइंडफुलनेस का। इसमें सिंपल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सीधे बैठना है और अंदर ही अंदर कुछ उच्चारण करने हैं, वही जो आप बार बार करते हैं ओम का। इससे इसका एक उद्गीत प्राणायाम करके आपको पता होगा। उद्गीत में क्या किया जाता है, उद्गीत में पहला लेटर जो होता है वो आ का होता है। आ को शॉर्ट प्रोनाउंस किया जाता है, उसके बाद ऊ को काफी लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है, फिर मौ को एक्सेल करते टाइम हम बोलते हैं। इसी को उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। यही माइंडफुलनेस जो हमारा मेडिटेशन है, इसकी फर्स्ट जो रनिंग कहते हैं वो होता है। तो मेडिटेशन के कई तरीके हैं और ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करना बिल्कुल ही टफ है या इसको धीरे धीरे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो जब हम कोशिश करेंगे उसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर हम ये जील जगा देंगे कि भाई ये करो और तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ना है और बात जो है तुम्हारा अवसाद दूर हो जाएगा, तो वो बिल्कुल इससे जीत पाएगा और इसको कर भी पाएगा। तो इसके लिए धीरे धीरे उसे टाइम दिया जाए, पहले 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरीके से इंक्रीज किया जाए। तो ये हमारी मेडिटेशन की थेरेपी जो है बहुत ही कारगर साबित होती है। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, महाभारत में जो फर्स्ट चैप्टर है उसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। तो अर्जुन विषाद योग में भी यही था कि अर्जुन को विषाद ने ग्रस्त कर दिया था। विषाद का मतलब ही अवसाद होता है। तो अवसाद में क्या हुआ, उन्हें ये भय हो गया कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा मैं अब अपने घर वालों को या अपने किसी भी मित्रगण को, भाई बंधुओं को नहीं मार सकता, ना मैं इस युद्ध को लड़ सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उस समय यही उन्हें बताया कि ये सब चीजें मिथ्या होती हैं, आत्मा ही सबसे सर्वोपरि है और आत्मा ही हमें हर चीज से ऊपर ले जाती है। ये सब चीजें तो अभी सर्टेन है, प्रेजेंट की हैं, तो हमें ये सब छोड़ देना है। तो उन्होंने जो उस अवसाद से, विषाद से निकालने के लिए उन्हें दिया था, वो राजयोग दिया था। राजयोग यही कंडीशन है कि हम सब कुछ भूल के अपनी आत्मा में फोकस करें। जब हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो अपने बालों के एक एक टिश्यू से, अपने पैर के नाक से बिल्कुल जो उसका केराटिन पिगमेंट है उस तक ध्यान रखें। धीरे धीरे अपने शरीर के हर अंग को फोकस करें। इससे क्या होगा, जो इसका एक सिम्टम है कंसंट्रेशन का लैक होना, उसमें भी वृद्धि होती है। धीरे धीरे कंसंट्रेशन उसकी बढ़ेगी, माइंड अपनी धीरे धीरे अपनी रीजनरेशन पावर को लेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कहने की बात है, मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको जब रिसर्च किया गया पेशेंट में, तो मैंने आपको फिर उससे बता रही हूँ कि जब रिसर्च किया गया, उसकी ब्रेन मैपिंग की गई। हालांकि डिप्रेशन को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, ये सब मिथ होते हैं कि अब MRI करा लो या
EEG करा लें तो डिप्रेशन या मनोरोग का पता लगेगा। ये पेशेंट के डे टू डे बिहेवियर से ही पता लगता है, लेकिन मेडिटेशन के बाद कई सारी रिसर्चेस हुई हैं और अब भी हो रही हैं, तो उससे तो देखा गया है जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज हैं या इसके जो पार्ट्स होते हैं या इसमें जो केमिकल लिक्विड्स होते हैं, इनमें तो नॉर्मल रिजनरेशन होती ही होती है मेडिटेशन के बाद। तो इसका सबसे बड़ा जो मैं कहूंगी हेल्पफुल वे है वो मेडिटेशन ही है, आयुर्वेद और योग के थ्रू जो हम करते हैं। आजकल पूरी दुनिया इसको मानती है, तो ये इसका एक पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सात्विक चीजें और क्या होती हैं? देखिए, सात्विक चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं। आजकल हम जो भी सुबह से कैच कर रहे हैं अपनी बॉडी में, हर चीज निगेटिव करते हैं। हालांकि सुबह सुबह हम ये टॉपिक ले रहे हैं तो ये भी एक सही नहीं है, हमें सुबह सुबह अच्छे टॉपिक लेने चाहिए। तो देखिए, सात्विक का मतलब क्या होता है? जो हम सुबह से बातें कर रहे हैं, हमारी सात्विक टॉक होनी चाहिए, सात्विक वॉक होनी चाहिए हमारी, या हम कोई चीज वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं, ये सोशल मीडिया जो हम देख रहे हैं, इसमें लगभग हमें निगेटिव थॉट्स ही ज्यादा मिलते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा न्यूज़पेपर को पढ़ना। तो न्यूज़पेपर को हम जो भी पढ़ते हैं, हम अपने ब्रेन को खिला रहे हैं वो चीज। तो जो मनोरोग है वो केवल शरीर की बीमारी तो नहीं है, मेन तो मन की बीमारी है, ब्रेन की है। तो शरीर को अन्न दिया जाता है, मन को भी अन्न दिया जा रहा है। वो कैसा दिया जाता है? तामसिक देते हैं हम लोग, सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो हमारी बातों में हो, किसी की सोच में हो, या हम किसी के लिए गलत जो विचार रखते हैं वो भी हमारे निगेटिव थॉट्स या तमस में ही आता है। ये तम को बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या कर रहे हैं, सुबह हम जो न्यूज़पेपर पढ़ें उसे उस समय ना पढ़ के हम दिन में पढ़ सकते हैं या शाम को पढ़ सकते हैं। सुबह हम अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें जो कि हमारे थॉट्स को इंक्रीज करें, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हों। दूसरा, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वही व्यायाम करना है, सूक्ष्म व्यायाम या कोई और तरीके के हम प्राणायाम या योग कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज में कुछ रनिंग वगैरह कर सकते हैं जिससे कि सर्कुलेशन बढ़े, है ना। मान लो पेशेंट ना कर पा रहा हो तो आप उसे और तरीके की कलाएं या विधाएं बताएं। उसके अलावा हम जितने भी बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज देख रहे हैं या सिंपल सात्विक एरोमाज होती है हमारे आसपास, जैसे कि हम जब भी किसी भी तरीके से अपने प्रभु को याद करते हैं तो हम अच्छी अच्छी खुशबुएं वहां पे जलाते हैं या सूंघते हैं, तो ये सब हमारे माइंड को सूदिंग इफेक्ट देती हैं। इसको भी बोला जाता है सात्विक एरोमास। तो किसी भी तरीके से सत्व को बढ़ाना है हमने अपने अंदर, जिससे कि तम का प्रवेश ना हो और हमारा जो भी ये इस तरीके की प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि जैसे कि देखिए, न्यूज़पेपर ही मान लीजिए हम सुबह पढ़ते हैं तो उसमें कई तरीके की न्यूज होती हैं जो कि अंदर एंजाइटी को बढ़ाती हैं। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए हमारे घर का बच्चा ही कोई है, बाहर जा रहा है और शाम को मान लो लेट हो गया, तो हम उस पर डाउट करने लग जाएंगे, भाई क्या हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई होगी। इसी तरीके से हमारी ये धीरे धीरे जो एंजाइटी बढ़ती है, यही आगे डेल्यूजन या हेल्यूसिनेशन का रूप ले लेती है। जैसे कि कई बार ये होता है डेल्यूजन में, हम हमारे घर का कोई मेंबर जो है बीमार हो गया तो हम उस पर एक्सेसिव टेंशन लेने लग जाएं कि भाई इसे क्या हो गया, अब क्या होगा, अब हम इसका क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, हमें इन्हीं छोटी छोटी निगेटिव थॉट से, या आपस में हम 4 लोग मान लीजिए खड़े हैं, उसमें हम कुछ लूज टॉक कर रहे हैं या किसी की बुराई हर समय कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी हमारे शरीर में, हमारे मन में जो है तम का प्रवेश होता है। तो हमें ये सब हटाना है। इसको हटाने के लिए अगर आपको इस तरीके का माहौल नहीं मिल पा रहा है तो वहां से आप हट जाइए। सबसे अच्छा तरीका कि उस जगह से ही हट जाइए, उन लोगों को ही अपने जीवन से हटा दीजिए, जिससे कि आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। उसके अलावा देखिए, एक बहुत ही सिंपल तरीका है स्टार्टिंग के स्टेजेस का, मैं आपको बता रही हूँ। तो इन स्टेजेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो एक ट्रिप्टोफैन करके एक केमिकल है वो कम हो जाता है। तो ये सबसे जो ज्यादा मिलता है ये बनाना के अंदर मिलता है। जब आपको लगे कि इस तरीके की कोई चीजें हो रही हैं तो आप उसको 2 केले डेली के खिलाने शुरू करिए, तो उससे इसमें इसकी वृद्धि होती है, थोड़ा पेशेंट में हैप्पीनेस आती है और एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है। तो इसे दे सकते हैं, इससे उसकी कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग भी बढ़ती है, तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारी, देखिए जब कुछ भी ना हो, कुछ समझ ना आए, तो लास्ट में उसको मेडिटेशन के बाद मेडिकेशन भी कराना चाहिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी कि मेडिकेशन एक मिथ है, ऐसा नहीं है। मेडिकेशन देनी चाहिए चाहे किसी पैथी की हो, लेकिन ऐसा भी बताया गया है कि कई जगहों पर ये जो है कॉम्प्लिकेशन करती हैं, मतलब कोई ना कोई अदर बीमारी को दे रही होती है, तो ये भी है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि उन चीजों की हैबिट्स बढ़ जाती है और नींद ही तभी पेशेंट को आ रही होती है जब वो मेडिसिन ले ले। तो ऐसा नहीं है, आप कुछ टाइम ले सकते हैं, फिर चाहे उसे विड्रॉल कर लें, फिर आप दूसरे तरीके की चीजों को अपना लें। तो कॉम्प्लिकेशन भी होंगे तो वो किस तरीके के होंगे, मान लीजिए स्लीप पैटर्न बहुत ही ज्यादा बढ़िया है या उन मेडिसिन को आपने छोड़ा तो तरह तरह के आपके थॉट्स आने लग जाए या विचार बढ़ने लगे हैं, या आपको घबराहट होने लग जाएगी, आज तो मेडिसिन नहीं है, आज मेरा क्या होगा, आज फिर ये सोच सोच के उसको हेडेक होने लग जाएगा, या वो इस तरीके की परेशानियों से जूझेगा कि उसे नींद ही नहीं आ रही होगी उसके बाद, और नींद आएगी भी थोड़ी देर के लिए आएगी और उसको बहुत बुरे बुरे सपने उस बीच आ रहे होंगे। तो इस तरीके की मेडिसिन ना लेके हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां इसके अंदर हैं उसको लिया जाए या उस पेशेंट को दिया जाए। इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं, आपने नाम सुना होगा शंख पुष्पी का। तो शंख पुष्पी के कई सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, उसकी टैबलेट्स आती हैं, सिरप आते हैं, उसको दिया जाता है। इसी में एक सारस्वतारिष्ट है, सारस्वतारिष्ट देते हैं, या स्ट्रेस फ्री टैबलेट्स करके आती हैं कई सारे ब्रांड की, तो उसको भी लेते हैं। एक मानस मित्र वटक करके आता है, या इसमें ब्राह्मी की जो टैबलेट्स आती हैं वो केवल ब्रेन के लिए ही नहीं, हमारी आईज के लिए या हमारे कई सारे और ऑर्गन हैं उनमें भी ये काम करती है। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए कोई भी मेडिसिन आप ले लें, जैसे कि मान लीजिए इसमें कई सारे घृत की प्रिपरेशन भी है, हमारे जो एंशिएंट आचार्य थे वो बता के गए थे, जैसे कल्याण घृत है, हिंगवादी घृत है, तो इन सब का सेवन करना भी इसमें एक मेडिकेशन का ही काम करता है। और कई सारी थेरेपीज होती हैं आयुर्वेद में, जिन थेरेपीज को हम बोलते हैं नस्य। नस्य में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे नोज के नॉस्ट्रल्स हैं, इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू इस पूरे एरिया का पहले हम मसाज करेंगे हल्के हल्के हाथों से, फिर इसमें स्वेदन किया जाता है या सुडेशन स्टीम दी जाती है पेशेंट को, हमारे अपर क्लेविकल रीजन से लेकर के नोज के इक्वल तक। तो इसके बाद इन घृत को हम डालते हैं, एक इस नॉस्ट्रल से डालेंगे, फिर कुछ देर में दूसरे नॉस्ट्रल से डालते हैं। इसकी पोजीशन होती है, ये सब मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगी। इसमें लाई डाउन होकर के इन मेडिसिन को डाला जाता है और इसके रिजल्ट देखे गए हैं कि ये ब्रेन तक पहुंचती हैं और अपना इफेक्ट दिखाती हैं। या कई कंडीशंस हमारे पेशेंट में ऐसी भी होती हैं कि जब पेशेंट बिल्कुल वायलेंट कंडीशन में आ जाता है या ऐसी सुप्तावस्था में आ जाता है कि उसे वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, हिलने का नाम नहीं है, तो इनमें ड्रग्स को बदला जाता है। कहीं पे तीक्ष्ण औषधियां दी जाती हैं जो कि उसकी सुप्तावस्था को उठाए, या कुछ ऐसी लीनियंट औषधियां भी हैं जो कि उसकी वायलेंट कंडीशन को नॉर्मल करे। तो इस तरीके की औषधियां भी इसमें कई सारी हैं। तो इसमें नस्य एक बहुत अच्छी थेरेपी है, या कुछ ऐसी औषधियां जिनसे अभ्यंग या मसाज किया जाता है, तो मसाज के भी कई सारे तरीके होते हैं। और एक इसमें आजकल बहुत ही इजीली यूज होने वाली और जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है थेरेपीज, उसमें एक आती है शिरोधारा या फिर शिरोबस्ती उसे बोला जा रहा है। तो शिरोधारा और शिरोबस्ती में भी पेशेंट का कुछ दिनों का रूटीन दिया जाता है। देखिए ये जो भी प्रोसीजर हो रहे हैं ये सात्विक कंडीशन के अंदर ही होते हैं, और सात्विक माहौल होना चाहिए उस समय, और आपका मौसम भी ठीक होना चाहिए, ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड में ये सब नहीं होता है ये। और किसी भी रोगी को अच्छा आहार उस टाइम दिया जाता है, क्योंकि देखिए डिप्रेशन में सेरोटोनिन का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन आजकल एक रिसर्च ऐसी भी हुई जिसमें एक डॉक्टर जॉन है, उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि 95% जो हमारा सेरोटोनिन है वो हमारे गट से बन रहा है। गट में हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ से बनता है, इसीलिए बोलते हैं हैप्पीनेस लाइज बिहाइंड द या अंडर द डायफ्राम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें सबसे पहला ध्यान देना है कि हम आहार क्या ले रहे हैं। तो आहार पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। सात्विक का मतलब क्या होता है, जैसे फूड के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस समय नॉनवेज का प्रयोग ना करें या मांस मदिरा जो ज्यादा लेते हैं इन सब चीजों को ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये सारी चीजें देर सवेर हमारे अंदर तमस का ही प्रकोप कर रही होती हैं। और जो लेना है डेयरी प्रोडक्ट या इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, ये सारे सात्विक होते हैं। फ्रूट्स लें, सैलेड्स लें, अच्छा लघु सुपाच्य भोजन खाएं, तो भी मेडिकेशन का जो असर है वो जल्दी होता है। तो जो शिरोधारा की जाती है इसमें भी पेशेंट का पहले अभ्यंग ही किया जाता है, मतलब मसाज की जाती है। उसके बाद जो हमारा मेडिकेटेड ऑयल या घृत होते हैं इसको हम धीरे धीरे एक धारा के रूप में पोर करते हैं अपने सिर के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर। अब इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ये बहुत डिटेल स्टडी हो जाएगी। वहां पे हम सिर्फ एक बाउंड्री सी बना लेते हैं, कई बार हम घृत या ऑयल को रख देते हैं कुछ मिनट के लिए,
और दोषों की प्रकृति पहले देखी जाती है, रोगी की प्रकृति देखी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है पेशेंट को इस तरीके के ये थेरेपीज का अप्लाई करते हैं और इनके रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आते ही आते हैं। इसमें नेगेटिव थॉट्स का या नेगेटिव किसी भी रिजल्ट का हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, तो ये अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। तो ये सब कुछ तरीके की थेरेपीज की जाती हैं और कुछ अब मैं व्यायाम आपको बताऊंगी। इसमें कुछ योग ऐसे हैं जिनको करना चाहिए जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं या इसको मजबूत करते हैं। तो उसमें पहला जो आता है वो है धनुर्वक्रासन। धनुर्वक्रासन करने से, और इसकी टाइमिंग बताई गई है पर्टिकुलर, वो है 2 to 5 मिनट एंड 3 to 4 टाइम्स डेली। तो धनुर्वक्रासन को किया जाता है, जैसे आपने 1 वीक किया फिर उसमें 4 दिन छोड़ दीजिए, फिर 1 वीक कीजिए। तो इस तरीके की जो हमारा पहला व्यायाम है वो धनुर्वक्रासन है। दूसरा हमारा जो इसमें व्यायाम हम करवाते हैं वो हमारा आता है एक पाद अधोमुख श्वानासन। इससे क्या होता है, एक पैर नीचे किया, दूसरा हाथ ऊपर करके नीचे डॉग पोजीशन में उसका फेस रखना है। तो ये सबसे बड़ा काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लड सर्कुलेशन देने का। जब भी हम लाई डाउन पोजीशन में आ जाएंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है या केमिकल चेंजेस जो देखे जाते हैं इस आसन के बाद, एक पाद अधोमुख श्वानासन के बाद, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इसमें देखे गए हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी आती हैं जैसे कि डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज है। डायफ्राम मीन्स हमारा जो ये एब्डोमिनल रीजन है, इसमें एक्सरसाइज की गई है। वो किस तरीके से, सिंपल सुपाइन में यानी कि लेट जाना है और फिर हाथों को ऊपर की ओर रख के धीरे धीरे अपने स्टमक के ऊपर रखना है और अप डाउन करते रहना है उसमें, यानी कि ऊपर नीचे करते रहें, अपनी एब्डोमिन की मसल्स को हिलाते रहें। तो ये भी जो है सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग देखा गया है, क्योंकि अगर आयुर्वेद में तो देखिए सबसे पहली लाइन ही यही है, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो। मतलब अगर हमारी अग्नि ही मंद है तो वो सभी रोगों का कारण होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अन्न ही, आहार ही हम सही नहीं ले रहे, सही समय पे नहीं ले रहे हैं, सही समय पे उसको पचने का समय नहीं मिल रहा है, तो हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो तो पहले सही हो ही नहीं पाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि हॉर्मोन्स को भी हम ही जो है रूल करते हैं, हमारी बॉडी उसे रूल करती है। जैसा हम सोचते हैं हार्मोन उसी तरीके से हमारे सीक्रेट हो रहे होते हैं। तो हमें उसे ठीक करने का सबसे अच्छा वे यही होना चाहिए, सुबह उठें और सही तरीके से अपनी स्लीप पैटर्न ले करके सबसे सही से हम अन्न लें और अन्न को पचने का समय भी दें। अन्न जो है सुपाच्य और सात्विक होना चाहिए। इससे ही लगभग 99 जो हमारी डिजीज है, 99% डिजीज वो होती ही नहीं है। तो ये हमारा एक डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए इस तरीके की। फिर कुछ प्राणायाम है। प्राणायाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ा दी जाती है, अगर पेशेंट कैपेबल होता है वो स्टार्टिंग में। बस उसकी जील जगानी होती है, उसका आत्मविश्वास हमें जगाना है कि तुमने ये करना है और तुम इस परिस्थिति से हटोगे, तुम इसे जीतोगे। तो वो बिल्कुल करता है इस चीज को, क्योंकि कोई भी दुख में नहीं रहना चाहता। जो फियर ऑफ, जो हमारा लाइफ का भय है, वो सबसे बड़ा भय होता है किसी का भी। तो स्टार्टिंग की स्टेज में तो डिप्रेशन के पेशेंट को ये नहीं होता है, धीरे धीरे लेकिन ये डर भी उसका चला जाता है जब सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। तो हमें उस कंडीशन में वो ना जाए, तो तब तक हमें उसे बचा ही लेना है। तो जो हमारे प्राणायाम आते हैं अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम को हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, सुबह भी कराना है उसको, शाम को भी कराना है। और जो एक्सेल इनहेल वो करेगा उसकी ड्यूरेशन में ही उसको फोकस कराना है कि तुमने इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इस तरीके से अगर वो लगभग 1 महीना भी करता है तो वो रिजल्ट बिल्कुल देखेगा। दूसरा जो आपको हमारा इसमें प्राणायाम कराया जाता है, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं बता चुकी हूँ, इसे कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। तो उद्गीत का मतलब है उद, हमने गीत को निकालना है अपने अंदर से, वो गीत कोई सा भी हो, लेकिन कुछ इसमें उच्चारण किए जाते हैं। उच्चारण बेसिकली ओम को तोड़ के ही किए जाते हैं, मतलब संधि विच्छेद कर दिया हमने ओम का। आ शब्द का पहले उच्चारण किया जो थोड़ा छोटा होगा, ऊ का जो काफी लंबा होगा, और मौ को फिर एक्सेल कर देना है। तो इस तरीके से हमने 10 to 15 टाइम्स उसको उद्गीत प्राणायाम कराना है। सांसों में उसकी ध्यान रहे, उसको अपने बॉडी के हर अंग में धीरे धीरे ध्यान रहे पूरा। तो हमें उसे ये सब कराते रहना है। और लास्ट में जो हमारा आता है वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी आप जानते हैं, ईयर को लॉक कर देना है, बाकी फिंगर से अपने आईज को बंद करके हमें
उच्चारण करने हैं तो भ्रामरी बहुत अच्छा मूड एलिवेटर होता है, या फिर हमारे मस्तिष्क को बल देने वाला प्राणायाम है। तो भ्रामरी इसमें जरूर कराएं। और भ्रामरी का वैसे भी जो है यूज होना चाहिए किसी भी कंसंट्रेशन को बढ़ने के लिए, या आपको एक आपने सुना होगा, इन्हीं सब में हेडेक एक सिम्टम होता है। हेडेक भी कई तरीके के होते हैं, माइग्रेन को लेकर के भी होते हैं। तो माइग्रेन का भी जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देखा गया है वो भ्रामरी ही है। चाहे आप कोई मेडिकेशंस ले लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट रिजल्ट जो हमने देखा है वो भ्रामरी ही उसका देखा गया है। तो इसमें भ्रामरी प्राणायाम भी कराया जा सकता है। तो अगर इन शॉर्ट में कहूं तो इन शॉर्ट में मेरा ये कहना है कि इस तत्व को हमने अपने बढ़ाना है। सत्व हर चीज से बढ़ाएं, अपने उठने बैठने सोने बोलने हंसने से लेकर के हर चीज में जो है सत्व को बल दें। तम को हटाएं। तम को हटाने के तरीके, हमें गलत नहीं बोलना है, ना पढ़ना है, ना सुनना है, ना ऐसा माहौल क्रिएट करना है, ना खान पान हमारा तामस वाला होना चाहिए। योग की ओर ध्यान दें। योग में राजयोग के ऊपर वाले से कनेक्शन कैसा हो, क्योंकि इन्हीं चीजों से अल्टीमेट खुशी मिलती है। तो हमें खुशी को ही लाना है कैसे भी, क्योंकि खुशी चली गई है तो ही मनोरोग हो रहे हैं। तो और फिर ये सब ना हो पाए तो मेडिकेशंस लें। मेडिकेशंस बहुत तरीके की हैं, इसमें कुछ भी करें। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज से को करने से मिथ है हमारा कि कुछ गलत होगा, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो उस कंडीशन में उसे सब कुछ लेना ही पड़ता है, चाहे कितनी बातें आप सुन लें उस टाइम। तो सबसे बड़ा रोल जो हमारा होगा मेडिकेशंस का भी होगा। बहुत बुरी कंडीशन हो गई तो हॉस्पिटलाइज्ड भी होना चाहिए, करना ही चाहिए। अब वहां पे क्या क्या होता है ये सब सुन के तो आदमी डरता है, बट उसके भले के लिए ही होता है जो भी होता है। तो ऐसी कंडीशन हम आने ही ना दें। हम इसको आयुर्वेद और योग से ही क्यों ना ठीक कर लें। तो इसके लिए मनोरोग को काफी हद तक कम भी किया गया। आप देखते भी होंगे, एक रिसर्च मिली थी, उसमें बौद्ध भिक्षु की जो ब्रेन मैपिंग की गई थी तो वो कंपैरेटिवली काफी अच्छी मिली थी। उसमें ये देखा गया था कि उनको किसी भी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। एक तो सबसे बड़ी बात, वो अटैचमेंट को छोड़ चुके होते हैं। अब हम नॉर्मल लाइफ में हम जी रहे हैं, हम अटैचमेंट्स को तो नहीं छोड़ सकते। अटैचमेंट से ही लेकिन सारे दुख शुरू हो जाते हैं। तो उनके खुशी का कारण, उनको कोई दुख ही नहीं है बौद्ध भिक्षुओं को। तो ये देखा गया कि वो जो भी उन्हें मिला है वो राजयोग या फिर ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन से ही मिला हुआ है। तो क्यों ना हम भी ऐसी कंडीशन पहले से ही अपने जनरेशन को दें, अपने बच्चों को दें, या हम खुद करें ये कि हमें जो डे टू डे में इतनी निगेटिविटी सोशल मीडिया पे फैली है, डेली न्यूज की कोई किसी का किसी भी हद तक बुरा कर देता है, तो ये चीजें आने ही कि हम सुने तो भी हमें फर्क ना पड़ रहा हो, या हम थोड़ा बहुत अवेयर रहे इन चीजों के लिए, तो हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो वही बोलते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो वो चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। सात्विक चीजों का इसीलिए लिया जाता है कि हमारे मन जो है, हमारा मस्तिष्क है, दूषित ना हो। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, मनोरोग जो है उदासी होती है। उदासी का मतलब है आप उस उदासी को अपनी दासी बना लें, तो यही सबसे अच्छा होगा कि कोई भी मनोरोग आपको जकड़ ना पाए। तो हमें क्या करना है, अपने उदासी को दासी बना लेना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी, बहुत ही सुंदर से ग्रामीण व्याख्यान होते हैं आपका बहुत बहुत एक टाइम में एक माइक खोलें। अभी कोई माइक नहीं खोले। अभी इसका जो दूसरा भाग है, हम जो प्रश्नोत्तर या जिज्ञासाएं हैं उस संबंध में बात करेंगे अभी एक एक कर। तो आप में से डॉक्टर साहब ने जो बताया, पहले तो उनका बहुत दोबारा से धन्यवाद कि इतना अच्छा आपने व्याख्यान दिया और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं मनोरोग के वो हमारे सामने प्रस्तुत किए। और उसमें मेडिकेशन भी है, उसमें मेडिटेशन भी है, जिसमें से एक भाग तो हम लगभग रोज करते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने योग के अभ्यास भी, आसन के अभ्यास भी, प्राणायाम के अभ्यास भी बताए। अब आप में से जिन लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करें, एक एक करके कुछ जो प्रश्न इस समय सीमा में हम ले सकते हैं वो लेंगे। जी बताएं, प्रश्न कौन करना चाहेंगे? जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बताइए। डॉक्टर साहब,
थैंक यू वेरी मच, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। अच्छा, नॉर्मली तो मनोरोग अधिकतर लोगों को होता ही है, भय या अवसाद छोटा मोटा हर एक व्यक्ति को होता ही है, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं, जैसे किसी गली में किसी की डेथ हो गई तो 2-4 दिन उधर से जाएंगे ही नहीं। तो क्या ये भी मनोरोग में ही आता है? या जैसे हाथ धोना, बार बार किसी की आदत होती है कि एक बार हाथ धोया, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, दोबारा से हाथ धोया, और नहाने के बाद आए फिर हाथ धोया, मतलब कुछ इस तरह की कुछ जो प्रवृत्तियां होती हैं, क्या ये भी जो है इसी उसमें आती है या ये विशेष प्राथमिक लक्षण? जी जी जी, आप सही बोल रहे हैं एकदम। मैंने यही स्टार्टिंग में बोला था कि जो फर्स्ट हमारा इसका सिम्टम है वो सैडनेस का ही होता है, या किसी एंगर का हो सकता है, या किसी तरीके के भय का हो सकता है। तो भय तभी अंदर आता है जब हमें कोई ना कोई पोस्ट ट्रॉमा हुआ है, इसी को पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो लेकिन इन सब की एक टेंडेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए, कुछ चीजें, मान लीजिए किसी को कहीं पे गुस्सा ही आ रहा है या कहीं पे डर लग गया, जैसे आप बता रहे हैं कि वो इस जगह से जा ही नहीं रहा है, तो वो कितने पैटर्न में आ रहा है? क्या वो 2 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूस ये कर रहा है, या वो 3 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूस ये कर रहा है? तो हाँ, कहीं ना कहीं उसको मनोरोग ने जकड़ लिया है। लेकिन साथ में एसोसिएटेड सिम्टम भी होने चाहिए। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बताया, ये था कि बार बार हाथ धोने का। जी, ये भी कहीं ना कहीं कुछ तरीके के डिल्यूजन्स होते हैं, इनको बोलते हैं ओसीडीज। मतलब उसको टेंशन है कि हाथ मेरा गंदा है, इसमें अभी कोई ना कोई जर्म्स बैठा हुआ है, तो बार बार उसको धुलता रहेगा। तो ये भी एक तरीके की साइकोटिक प्रॉब्लम ही है, लेकिन ये इतनी डेंजरस नहीं होती हैं। जो इसमें ग्रेडिंग्स करी गई हैं कई तरीके की, तो ग्रेडिंग में ये फर्स्ट ग्रेड में ही आता है। अब ये बात वही हो जाती है कि क्यों उसको भय बैठ गया कि मेरा घर का कोई मेंबर चला गया, या उसे डर बैठा कि भाई फलाना घर से कोई चला गया है तो अब मुझे यहाँ से जाना ही नहीं। तो ये सारी स्टार्टिंग की ग्रेड है। इसमें मैंने वही आपको बोला कि अगर मेडिटेशन से ही उसका स्ट्रॉन्ग माइंड कर दिया जाए, उसको ये बता दिया जाए कि ये परिस्थिति जो है हमेशा चलने वाली नहीं है, ये सब सबके साथ होना है, आज वो गया है कल हम भी जाएंगे, तो ये कंडीशन अगर उसके अंदर बैठ गई है तो फिर वो डर नहीं बैठेगा, वो ये करता ही नहीं रहेगा आगे, या बार बार उसको ये नहीं करना है कि मुझे यहाँ से गुजरना ही नहीं है, ये जो चला गया अब मैं इसके लिए दिन भर रोऊं। अगर वो उदासी जो उसकी परसिस्टेंट है, वो रोना धोना परसिस्टेंट है, तो हाँ वो मनोरोग है। लेकिन अगर उसने मेडिटेशन आप बता रहे हैं उसे, या वो करता है, राजयोग की तरफ वो गया है, तो वो फिर ये कंडीशन नहीं हो पाएगी, फिर वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए होगा, परसिस्टेंट नहीं रहेगा और वो चला जाएगा फिर। जी डॉक्टर साहब, एक मेरा डॉक्टर साहब एक सेकंड, सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनमें एक भूलने की या मेमोरी की भी बड़ी समस्या होती है कि वो चीजों को भूलने लग जाते हैं, लोगों को देखकर भी भूल जाते हैं, और नाम भूल जाते हैं, और बोलते हुए भी भूल जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा था। क्या ये भी एक प्रकार का मनोरोग है, या इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मनोरोग अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे तो भूल जाना बार बार, वो भी एक उम्र के बाद, कांपना शरीर का, ये सब एक एल्जाइमर डिजीज होती है, उसके अंदर ये आती है। हालांकि अब तो ये कम एज में भी दिखने लग गई है, लेकिन ये होती सेनाइल चेंजेस ही है, मतलब बुढ़ापे में ही मिलते हैं। तो ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये तो देखिए, शीर्यते इति शरीरम बोला गया है, धीरे धीरे शरीर का शरण तो हो ही रहा है। अब चाहे वो स्किन लस्चर में हो, हमारे दांतों के झड़ने में हो, बालों के सफेद होने में हो, या उसी तरीके से मेमोरी में भी है, मेमोरी लॉस भी धीरे धीरे होता है। हालांकि इंसोम्निया, एनोस्मिया, ये सारी चीजें भी डिप्रेशन में मिलती हैं, लेकिन डिप्रेशन में तो बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं, तो किसी एक का मिलना डिप्रेशन नहीं होता है, मनोरोग नहीं होता है। तो इसे हम मनोरोग नहीं कहेंगे, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि बुढ़ापे के साथ ये चीजें हो रही हैं। हालांकि मेडिसिन कुछ कुछ जगहों पर सेम दी जाती है, इसमें भी और उसमें भी, तो बेहतर है कि हम इसे प्राणायाम और योग से ही ठीक करें। जी, और कोई प्रश्न करें, कोई और जो प्रश्न करना चाहे? मेरा एक सवाल है डॉक्टर यामिनी जी से कि जीवन जी, हाँ जी, जब किसी को मनोरोग होता है, अवसाद होता है, तो उसमें फैमिली मेंबर्स का क्या रोल होता है, या फैमिली मेंबर्स का कोई रोल नहीं हो और वो खुद भी अपने आप को हील कर सकता है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि मेंबर्स की हेल्प ही ना लेनी पड़े, और लेनी पड़े तो क्या उसका रोल रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी देखिए, फैमिली मेंबर्स की हेल्प
ना ले, ये तो बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए फैमिली का मतलब ही यही है कि आपको लॉट्स ऑफ लव और सपोर्ट की जरूरत है, आपको एक अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए फैमिली होती है। जो बातें आप बाहर नहीं कह सकते या आपको कहनी भी नहीं चाहिए, वो जरूर है कि आप अपने घर पे ही कहें उसे। और जब दिखने लगे कि घर में हाँ एक मेंबर ऐसा है जिसको अकेलेपन का वो शिकार हो रहा है, वो कुछ ऐसी डेली एक्टिविटी कर रहा है, डेली एक्टिविटी में ये आ जाता है कि हर समय वो डिस्टर्ब रह रहा है, वो उदास रह रहा है, वो खाना पीना छोड़ रहा है, उसकी नींद प्रॉपर नहीं है, तो इस समय ये समझने की जरूरत है कि ये कुछ अनयूजुअल बिहेवियर उसका उसकी हैबिट्स के कारण नहीं है, बल्कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उस समय उससे काउंसलिंग करनी चाहिए। देखिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इन्हीं मनोरोगों के अंदर, उसे बोलते हैं सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय का मतलब होता है कि सत्व को जीतना, चाहे आप अपने थ्रू जीते, जो आपने बोला कि वो क्या खुद से जीत सकता है या वो दूसरे से जीते, तो दूसरे में मेंबर्स ही आते हैं, चाहे उसके फैमिली फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेंबर हो। तो सत्वावजय चिकित्सा में क्या किया जाता है, उसका मॉरल बढ़ाया जाता है किसी भी तरीके से। उसका फर्स्ट लाइन ही ये गई है कि इंक्रीज लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लव। तो आप उसको किसी भी तरीके से पॉजिटिव बिहेवियर दीजिए, कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको खुश रखिए, तो धीरे धीरे जो है वो अपनी बातें तो एटलीस्ट बताएगा। या उसे आप फर्स्ट यही कंसोल कर दीजिए कि मुझे अपनी परेशानी आप बताओ। अगर वो आपको बताने के लिए राजी हो गया तो पहला स्टेप तो यहीं से शुरू हो जाता है। फिर चाहे आप उसे किसी मनोरोग चिकित्सक के पास ले जाइए, और ले जाना भी चाहिए, उसको ले जाके उसका ट्रीटमेंट कराइए, और धीरे धीरे वो जो भी इसमें थेरेपी या क्रियाएं बताएं तो वो जरूर कराइए उसके। बहुत जरूरी है कि अपनी बातों को किसी को बताना, उस हर बात को शेयर करना, ये भी एक डिप्रेशन से दूर रहने का तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से क्या, ये तो प्रूव ही है कि बताना भी चाहिए और सेल्फ हीलिंग की भी कोशिश करनी चाहिए। मतलब सत्वावजय जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल उठाना चाहिए। जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है ना, कई पेशेंट आते हैं, वो अपनी बीमारी को बताते हैं, तो डॉक्टर को मालूम होता है कि ये बीमारी जो है सेल्फ हीलिंग है, इसमें कुछ भी नहीं होना है आगे। लेकिन पेशेंट को एक माइंड मेकअप पेशेंट बना लेता है कि मेरे को ये कुछ दे देगा, ये अपनी 2 बातें भी अगर मुझे डॉक्टर बता देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा इसके बाद। तो इसी थेरेपी को बोला जाता है प्लेसिबो थेरेपी या सत्वावजय चिकित्सा इन्हें बोलते हैं। तो कंसोल कर देते हैं डॉक्टर की, हाँ ये ले लो, आप एक सिंपल मेडिसिन दे देंगे, हालांकि उससे कुछ भी नहीं हो रहा होगा, और कहेंगे आप इतने दिन में ठीक हो जाओगे, तो आप नहीं होगे तो आप मेरे पास फिर से आना। तो ये वही बात हो गई कि हमें दूसरे को कंसोल करना है अपने तरीकों से, अपने अच्छे पॉजिटिव थॉट से, और माहौल क्रिएट करना है उसी तरीके का कि हैप्पीनेस बनी रहे, उदासी घर में ना आए। तो जरूरी है बात करना फैमिली मेंबर से, और अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करना। ये नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं रहे हैं, या जिन्हें बताना है उन्हें नहीं बता रहे हैं, तो ये सब चीजें धीरे धीरे निगेटिविटी की ओर जाती जाती हैं। जी धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न है? मैडम, कैन यू प्लीज टेल अस ओसीडी के निवारण के लिए कोई तरीका? देखिए ओसीडी की प्रॉब्लम जो है ये लगभग इसी के अंदर आएगी। तो जो मैंने आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट बताया कि इसमें मेडिटेशन करना चाहिए, सत्व की ओर बढ़ना चाहिए, तो यही कारण है ओसीडी को हटाने के, बाकी कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें हमने पॉजिटिव थॉट्स ही, उसकी कहीं ना कहीं निगेटिविटी है ना उसके अंदर, उसे लग रहा है मैंने कुछ टच भी नहीं किया तो भी मेरे हाथों में जर्म्स रह गए, मेरे कपड़े अभी खराब हैं, अभी मैं नहा के आया लेकिन बाहर थोड़ा सा गंदगी थी फर्श में, मैंने इसमें पैर रखा तो मेरे को जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो ये सब चीजें तो माइंड की निगेटिविटी है, हमें निगेटिविटी इन्हीं थॉट्स को हटा के लेनी है। तो हमें सूक्ष्म प्राणायाम करने चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है सूक्ष्म प्राणायाम करना। उसमें भी जो ये भ्रामरी बताया गया है ओसीडी में भी काम आता है। और उसके अलावा मेडिटेशन करें डेली टू डे रूटीन में, ताकि उसको कंसोल करें कि भाई इस तरीके की कोई भी, या आश्वासन जिसे हम कहते हैं आश्वासन चिकित्सा, उसको बताएं कि इस तरीके की कोई भी गंदगी आपके हाथ में नहीं है। अच्छा वातावरण दें, सुबह सुबह उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, तो खुद ही ये सब चीजें धीरे धीरे चली जाती हैं। राजीव रावत जी प्रश्न कर रहे थे। राजीव जी। जी मैडम नमस्कार, प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बहुत ही बढ़िया आपने कहा, हम लोग तो निःशब्द हैं आपकी बात को सुन के कि इस विषय को भी इतनी सरलता से रखा जा सकता है, बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न मात्र ये था जैसे कि घरेलू कामों में महिलाएं इतना व्यस्त रहती है कि लोगों को लगता है कि प्राणायाम के लिए कोई समय नहीं है और ये सबसे बेकार की चीज है दुनिया की।
उनको जब माइग्रेन या सर्वाइकल या इस तरह की चीज होती है, जो परेशानियां हैं, तो उसमें उनको तात्कालिक लाभ के लिए वो कोई भी कॉम्बीफ्लेम या वर्टेम या इस तरह की कोई भी दवाई ले लेती हैं, टोलमा वगैरह या स्टोमला। तो इन सब से उनको दूर रखने के लिए कैसे उनको प्रेरित किया जा सके कि वो माइग्रेन की बीमारी को अपनी को प्राणायाम से ठीक करने के लिए प्रेरित हो सके, कैसे क्या उपाय हम खासतौर से पतिगण ऐसा ढूंढें, क्या इसका हो सकता है? धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया आपने, लेकिन हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो घर में गृहिणियां हैं वो घर के कामों में ही सुबह से रात लगा देती हैं, तो और वो सोचती हैं कि इसको करने से ही मैं फिट हूँ, मुझे इस तरीके की चीजों के लिए समय नहीं है, योग प्राणायाम या वॉक के लिए। इतनी देर में तो मैं अपने बच्चों को तैयार कर दूंगी, टिफिन बना दूंगी, लंच तैयार कर लूंगी या कुछ और कर लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो काम है डेली रूटीन में करने वाले, इनका टाइम फिक्स करना चाहिए। मीन्स टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। करना तो करना ही है काम, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करना है, हर कोई करता है। उसको टाइम मैनेज करते हुए अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए जो हमें समय देना है वो देना ही देना है, सब कुछ भूल के। वो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय या शाम का समय। अगर हम इन्हें नहीं दे रहे हैं तो आप देखते होंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं लेडीज में। इसीलिए जॉइंट प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम या ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम जो है ये धीरे धीरे दिखती हैं। और इसे इग्नोर करते करते एक टाइम के बाद ये सारी चीजें जो है नासूर बन जाती हैं और हम सफर करते हैं, क्योंकि घर की महिला को ही अगर ये सब हो जाए तो बाकी सारे काम स्टॉप हो जाते हैं। तो हमें जरूरी है कि उन्हें हम खुद सपोर्ट दें। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद अपनी वाइफ के लिए बातें बता रहे हैं तो उन्हें बताएं कि ये सारे काम जो है आपके हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये आपके डेली वर्क को कर रहे हैं, तो आप इन कामों को शॉर्ट पीरियड में करें। मतलब काम को थोड़ा छोटा कर दें और इन्हीं कामों को छोटा करके जो जो मिनट निकल रहे हैं उसको कंक्लूड करके अपने लिए समय दें, केवल अपने लिए। उस समय किसी और को समय ना दें। माइग्रेन की प्रॉब्लम देखिए क्यों होती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम कई सारे चेंजेस से भी होती है कि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे घर ही घर में रहने से, वही काम करने से जो हमारे थॉट्स में एक निगेटिविटी आ रही होती है, उसकी एक्यूमुलेशन का रिजल्ट होता है माइग्रेन। अब माइग्रेन कई सारे एपिसोड्स में होता है। कई कंडीशंस में तो स्टार्टिंग में नोजिया हो रहा होता है, मीन्स कि उसको वॉमिटिंग होगी नहीं लेकिन ऐसा लगता है वॉमिटिंग है, या हाफ हेडेक रहेगा, या कई और तरीके के सिम्टम्स की सुबह से उठ करके धीरे धीरे शुरू होके हेडेक होता रहेगा और इवनिंग में जाके खत्म हो जाएगा। तो हमें वो कंडीशन नहीं लानी है, अपना रूटीन चेंज करना है। और सुबह सबसे, मैंने आपको बोला था पहले कि भ्रामरी इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। भ्रामरी के अलावा हम कितनी मेडिसिन देते हैं, माइगॉन वगैरह जो भी लेते हो, उन सब से उसी टाइम का रिलीफ तो जरूर मिलता है, लेकिन माइग्रेन उठ के दोबारा आता है क्योंकि हमने अपना रूटीन चेंज नहीं किया, हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लेडीज में जो देखी जाती है, जॉइंट प्रॉब्लम की देखी जाती है एक टाइम के बाद। उसका कारण ही यही है, दिन भर खड़े होके अपने काम करना या उन्हीं चीजों में दिमाग लगाना दिन भर की, अब मुझे ये काम करना है, अब ये करना है, ये करना है। तो उन सबसे रिजल्ट को इतने अच्छे खास मिलते नहीं है। अपने को समय देना सबसे बड़ा उपहार है अपने लिए। तो लेकिन तब भी माइग्रेन में कई सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हैं, टैबलेट्स दी गई हैं, जैसे कि ब्राह्मी वटी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। 2 टैबलेट वीडी ली जाए अगर ये, और एक सिफाग्रेन आती है, सिफाग्रेन भी हम 2 वीडी ले सकते हैं इसमें। शंख पुष्पी वैसे भी अच्छी होती है, काफी रिजुविनेशन करती है, या हिमालय की जेरी पोर्ट आती हैं। तो इस तरीके की मेडिसिन हम माइग्रेन में ले सकते हैं। बहुत प्रश्न कोई करें, अब उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। एक मिनट सर, मैं अरविंद प्रसाद बोल रहा हूँ। डॉक्टर का क्या कॉन्टैक्ट डिटेल सकता है कि इन फ्यूचर अगर कुछ आवश्यकता हो, मेरे परिवार में ही छोटे भाई की एक पत्नी को एक थोड़ा सा समस्या है मनोरोग का, तो मैं कंसल्ट कर सकूं? जी मिल जाएगा, ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल मिल जाएगा जी। धन्यवाद। जी अरविंद जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो करें, आखिरी प्रश्न हम ले सकते हैं। मेरा एक शंका है, मेरी एक शंका है। तो शंका ये है कि कुछ व्यक्ति जो है जैसे सड़क पे जा रहे हैं तो अपने आप से बातें करते हुए जाते हैं और जोर जोर से बातें करते हैं, तो वो भी क्या ये मानसिक बीमारी के लक्षण है? जी, ये भी मानसिक बीमारी के ही लक्षण होते हैं। मैंने आपको बोला कि
कोई भी हमारी एक्टिविटीज हैं जो डेली रूटीन में होती हैं, उनका परसिस्टेंट हो जाना, मतलब लगातार होना और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हो जाना, जैसे कि मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ज्यादा के लिए अगर वो हो जाए तो वो एक मनोरोग ही है। इसमें जो बड़बड़ाना, स्टेमरिंग जिसे हम बोल रहे हैं, बार बार रिपीट शब्दों को, ये मनोरोग के अंदर ही आता है। जी ऐसे लेकिन जो की आदत है बड़बड़ाने की, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपस में अपने से ही बार बार किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं या बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, तो वो तो इसमें नहीं आएगा मनोरोग में, वो तो उनकी डेली हैबिट है। लेकिन उसी का वही मैं फिर से बोल रही हूँ, उसको कुछ टाइम के से ज्यादा हो जाना उसका लिमिट का, या फिर उसको हर समय लगातार बड़बड़ाना, ये चीज जरूर मनोरोग में आती है, फिर उसे काउंसलिंग की जरूरत है। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम औपचारिक रूप से समाप्त कर रहे हैं और मैंने तो धन्यवाद दिया ही है डॉक्टर यामिनी जी को। मैं हमारे जो साथी हैं इससे पहले कि दीप जी औपचारिक धन्यवाद दें, जीवन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने प्रश्न तो किया है और आपके कारण से जरूर कहना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर यामिनी का, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जब कल हम लोगों को इमरजेंसी हो गई थी डॉक्टर की, तो एक कॉल पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी जी शुक्रिया। दीप जी आप औपचारिक। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने हमें 2 चीजों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि उद्गीत और भ्रामरी। तो यदि आप लोग सभी सहमत हो तो 5 मिनट का हम लोग उद्गीत और भ्रामरी कर लें। बहुत सुंदर, करिए करिए करिए। उद्गीत के लिए बैठिए, कमर गर्दन सीधी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में। गहरा लंबा सांस भरें। सभी लोग माइक बंद कर ले प्लीज। नहीं पता किस नंबर पे। होल्ड होल्ड। मनी मन ओम का अजप अजप। सांस अंदर लें तो ओम, सांस को बाहर की ओर करें तो ओम। नाम पूछना। अंदर ओम, बाहर ओम, चारों ओम, ओम ही ओम। आपके आत्मा चमकता हुआ सितारा जो आपके पूरे शरीर को जला रही है, ऊपर परमात्मा जो आपकी आत्मा का असली बाप। परमात्मा की 4 किरणें आपके ऊपर। आपकी आत्मा इस जीवन चक्र में जिस प्रकार से हमारा मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे डिप्लीट होती जाती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा रूपी बैटरी को हमें रिचार्ज करने के लिए परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ता है। हो गया। जब हमारी आत्मा पूर्ण रूप से चार्ज होती है तो हमें किसी भी प्रकार का भय अवसाद नहीं रहता। हम हमेशा
वर्तमान में जीते हैं, न तो पास्ट का हमें दुख, नहीं हमें फ्यूचर का कोई भय। वर्तमान सुखद जो परमात्मा ने हमें दिया है उसको ग्रहण करना है। कर दिया भाई। पूरी परमात्मा की वाइब्रेशन आपके ऊपर पड़ रही है। 3 बार भ्रामरी करेंगे कानों को बंद करके। आंखें कोमलता से बंद ही रखें और प्रार्थना। अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। आप मन वचन और कर्म से शांति को धारण करें। आप उस शांति सागर के पुत्र हैं, इसलिए आपके अंदर पूरी तरह से शांति समा गई है। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी, आपने इतने अच्छे नेगेटिव उसको भी आपने पॉजिटिव में हम लोगों को बनाया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मुजफ्फरनगर में एक कौन है जिन्होंने MD और PhD भ्रामरी के ऊपर परिचय है आपका? नहीं दिया भ्रामरी के ऊपर PhD थीसिस है उनकी। भ्रामरी के ऊपर PhD थीसिस मैंने या तो नंबर दिया है, श्रीवास्तव नाम है उनका या डॉक्टर साहब मैंने नाम। नंबर दिया हुआ है वो ग्रुप में, तो आप पर्सनल कॉल कर लीजिए। जी, एक छोटी सी सूचना है महत्वपूर्ण कि हमारे समूह में डॉक्टर मृदुल कीर्ति जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुत स्कॉलर हैं और वेदों और उपनिषदों पर और बाकी उनका बड़ा अच्छा सांख्य योग पर बड़ा ज्ञान है। आज शाम को 6 बजे उनके साथ एक बातचीत है, 6 से 7:30 बजे। उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप सुनिए उनसे। मतलब देश विदेश में सबसे ज्यादा योग्य और विद्वान लोगों में से हैं। तो 6 बजे आज शाम को रविवार को वो कार्यक्रम है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। बाकी आप लोग अभी बात कर सकते हैं। यामिनी जी दोबारा आई है हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे ही जो है, जैसे कल जिनको स्किन की प्रॉब्लम, स्किन की डॉक्टर थी, उनको आना था लेकिन कोई ऑपरेशन उनके परिवार में हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा अगले रविवार को कर लें। तो जीवन जी से बात हुई और आपके तुरंत बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बात अनौपचारिक रूप से कहना चाहे तो कर।
बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यान किया यामिनी जी ने, बहुत बहुत साधु। देवेंद्र जी के बेटे भी जो है वो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के। देवेंद्र जी ये बरेली से बहुत जी नमस्कार। भाई साहब कल का जीवन जी रिकॉर्डिंग की है जी 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 किए हाँ, तो रिकॉर्डिंग जी जी मेरी भांजी मुजफ्फरनगर में है मैडम, मैं आपका नंबर उनको दूंगा, वो आपसे संपर्क करेंगी। जी जी बिल्कुल। भाई साहब कल का गाजियाबाद का कार्यक्रम कैसा रहा? चलिए सभी लोगों का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू। आज है देवेंद्र जी, आज कार्यक्रम है? अच्छा आज है, मुझे ध्यान था शायद कल। नहीं आज जाना है मुझे, 2 बजे गाजियाबाद में कार्यक्रम है। हाँ हाँ, दादा बुद्धनाथ जी, करुण जी, सब लोग आप लोग एक साथ है, बहुत अच्छा लगा। जी जी